फ्रेंड्स हाय, आप सभी कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और वीडियो, बीच में कुछ ऐसे इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक और वीडियो लेके। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो तैयारी अब बहुत अच्छी कर दीजिए आप लोग। लगभग आईपीएल मैच खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव भी खत्म होने वाला है, तो अब आप लोग पूरी तरीके से, आप लोगों ने खूब देख लिया विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। अब थोड़ा सा अपने जिंदगी को लेकर के ज्यादा सीरियस हो जाइए, वरना जो बेरोजगारी का दम जो झेल रहे हैं वो झेलते रहेंगे दोस्तों। तो इसीलिए अब सही समय है और बिल्कुल जग जाइए, एकदम जग जाइए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। आज ये प्रैक्टिस सेट 6 है, जो कि हिंदी से रिलेटेड मैं लेके आया हूं कुछ प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न आज हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया है। देखिए सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया है ये पूछा गया है। सलाका सम्मान और किसको? त्रिलोचन शास्त्री को। तो ऑप्शन दिया गया है सन 1987-88 में, 89-90 में, 91-92 में या 93-94 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा सन 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, तो थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में। इनका जन्म जो है यूपी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ है। कहां हुआ? यूपी के सुल्तानपुर जिले में इनका जो है, सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, एक फैक्ट आप जान गए। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें से धरती, गुलाब और बुलबुल, मैं देखिए यहां पे लिख भी दे रहा हूं, धरती, गुलाब और बुलबुल। ठीक है, गुलाब और बुलबुल। देखिए धरती बहुत ही फेमस रचना है इनकी। इसके अलावा उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं, मेरा घर। ठीक है, मेरा घर। ये सब क्या है? इनकी बहुत ही मुक्तिबोध की कविताएं, मुक्तिबोध की कविताएं। देखिए ये सभी इनकी क्या है? मुक्तिबोध की कविताएं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा साइड भी हो जा रहा हूं, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? धरती हो गया, गुलाब और बुलबुल हो गया, उस जनपद का कवि हूं, मेरा घर, मुक्तिबोध की कविताएं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं भैया? त्रिलोचन शास्त्री को। और इनको 1989-90 में सलाका सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशिका है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में है, या संघ की राजभाषा के बारे में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में ये निर्देशिका दी गई है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए क्रिया क्या होती है भैया? जो कार्य होता है, हो चुका होता है, जो कार्य होता है ना, एक्शन जो वर्ड्स होते हैं उसे ही हम तो क्रिया बोलते हैं, उसे ही तो वर्ब बोलते हैं। चलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उसको हम क्रिया बोल लेते हैं। जो काम किया गया होता है वही हमारा क्रिया होता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि भैया आकर्मक क्रिया क्या है? तो आकर्मक क्रिया क्या होता है? आकर्मक क्रिया, जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। बात समझ आ रही है? सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। क्रियाएं कितनी होती हैं? देखिए यहां पे मैं लिख के समझा रहा हूं। क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया, ठीक है, और एक आपका होता है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। यहां पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। ठीक है, इसमें आपको क्या तलाशना? इसमें आपको तलाशना है
ये अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में जो है क्या कहा गया, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, मतलब किस वाक्य में अकर्मक क्रिया जो है पाई गई है। 3 में ऐसा होगा जिसमें सकर्मक क्रिया होगा, एक ऐसा वाक्य दिया गया है इन चारों ऑप्शंस में जिसमें अकर्मक क्रिया है। तो भैया इसको पहले हम ये जान लेते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, ध्यान से सुनिएगा, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जिन क्रियाओं के व्यापार का फल किस पे पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, कर्ता पे पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, तो सोने के व्यापार का फल किस पे पड़ा है भैया, कर्ता पे पड़ा है। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मां की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है। मां की बहन को हम एक शब्दों में क्या कह सकते हैं, उसका सार्थक शब्द क्या है एक शब्दों में, चाची, मौसी, दादी की नानी। तो देखो भैया मां की बहन, मां की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी कहते हैं। ये हमारी जो मम्मी होती है, मम्मी की जो बहन होती है उन्हीं को तो मौसी बोलते हो आप लोग। भैया चाची, नानी कौन है, ये मां की क्या होती है, ये मां की मम्मी होती है, ये मां की मां होती है, ये क्या होती है, मां की मां होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रश्न क्या था कि मां की बहन को बताने वाला शब्द कौन सा है, तो मां की बहन को बताने वाला जो सार्थक एक शब्द है वो है आपका मौसी, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस से मरा, रस से भरा होना चाहिए, मरा नहीं होना चाहिए यहां पे, रस से भरा, ठीक है, क्या होना चाहिए, रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें से कौन सा है, रसीली, रसायन, रसपूरा या रसभरा। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें सामसिक पद इसमें से कौन सा है, जो रस से भरा विग्रह का सामसिक पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रस भरा, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब क्या होता है सामसिक शब्द, तो जान लीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सामसिक शब्द कहते हैं। समझ में आया, फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। बात समझ में आ गई, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को आप समास कहते हो। क्या कहते हो, समास कहते हो। और ये जो रसभरा है, ये रसभरा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद होता है वो गौड़ होता है और जो अंतिम पद होता है, दूसरा जो पद होता है वह दोस्तों प्रधान होता है। इसकी क्या होती है विशेषता, तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है वह गौड़ होता है, प्रथम पद क्या होता है, वह गौड़ होता है और जो अंतिम पद होता है, जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, वो आपका प्रधान होता है। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है प्रत्येक, दूना, तीन या चारों। तो यहां पे समुदायवाचक विशेषण क्या है, तो पहले बात तो ये जान लेते हैं कि भैया समुदायवाचक जो विशेषण है इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। देखिए, चारों, दोनों, पांचों, ठीक है, ये जो हमारे शब्द होते हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने बताया ना, चारों, दोनों, पांचों, ये सब क्या है, ये आपके समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक या अतिशयोक्त।
देखिए जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या है, उसके लिए जो सार्थक शब्द है दोस्तों वह है अतिशयोक्त। क्या है, अतिशयोक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्त बोलते हैं। अब देखिए प्रष्टव्य जानते हैं क्या है, प्रष्टव्य का मतलब होता है जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। अब भैया अवैतनिक क्या होता है, जो बिना वेतन के काम करता हो वो अवैतनिक हो गया। अतिशयोक्त क्या है, जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए। जैसे आप साउथ इंडिया की मूवी देखिए, क्या दिखाया जाता है, साउथ इंडिया की मूवी को आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि एक हीरो होता है, 178 लोग AK-56 और AK-47 लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जीतेगा कौन, कौन जीतेगा भाई, भैया एक ही आदमी जीतता है और उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा है कि वो जो हमारा हीरो होता है वही जीतता है, जो हीरो होता है वही जीतता है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। भैया तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है, यहां पे आपको भरना है, निशान है, पताका है, चिन्ह है या ध्वज है। तो ये क्या है आपको बताना है, फटाफट बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर आपका होगा ध्वज, बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज है। ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, सभी जानते हैं कि ध्वज जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत जी को या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी को। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा सुमित्रानंदन पंत। जी हां, सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी भाषा का, मैं क्या कह रहा हूं, किसी और भाषा में तो और किसी को पहले मिला है, लेकिन हिंदी भाषा का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चितंबरा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, चितंबरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चितंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो भी चितंबरा रचना के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 से 14 वाले ये जो क्वेश्चन है ये आपके पैसेज से, गद्यांश से संबंधित है। तो फटाफट हम इसको पद्यांश को गद्यांश को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। लिखा है भारत भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा संविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसी रूप में लिया। चलिए और आगे देखते हैं। हर्डल 1772, एटलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रिम के सिद्धांत को माना गया। बुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वही था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। बुगमैन का कहना है कि यूरोपीय भाषाओं में यहां पे मारोपीय भाषाओं में आई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। बुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। ये बहस चलते चलते होना चाहिए। चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। बिल्कुल, संस्कृत व्याकरण में जो लिंग निर्धारण होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। यदि ऐसा है तो समानार्थी व पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। चलिए
अब इसको हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। यहां पे पहला प्रश्न क्या किया गया है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है दोस्तों। तो हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या अर्नल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आंसर डी। पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है, पाणिनि से, अरस्तु से, बुगमैन से या ब्लूमफील्ड से। तो भैया ये कहां से शुरू होती है, पाणिनि से शुरू होती है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा विद्वान यूरोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते, बुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग या अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा बुगमैन। क्या होगा, बुगमैन। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है, रोद, बुगमैन, हर्डर या ब्लूमफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ब्लूमफील्ड। पैसेज को एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ेंगे, आपको आंसर सभी प्रश्नों के मिल जाएंगे। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है, शब्द है, अर्थ है, भाषाई जरूरत है या लैंगिक असीमता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अर्थ। अभी मैंने बताया था ना कि संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। पैसेज हमारा खत्म हो चुका है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं, भावविलास के, ललित ललाम के, रस मंजरी के या छत्रसाल शतक के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रस मंजरी। बिल्कुल, नंददास जो है वह रस मंजरी ग्रंथ के लेखक हैं। और नंददास जी जो है ये भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। क्या थे ये, जो नंददास जी हैं, जो लेखक हैं, वह भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करूं तो रूप मंजरी, देखिए रूप मंजरी, ठीक है, एक हो गया रूप मंजरी, रस मंजरी, ठीक है, रूप मंजरी या रस मंजरी। ठीक है, ध्यान से देखिए, नोट करते रहिए। सुदामा चरित्र, भ्रमर गीत, ठीक है, ये इनके क्या है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं, कि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, नंददास जी की। तो यहां पे ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा भैया, रस मंजरी जो है ये नंददास जी की रचना है, ये इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है, माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका होगा माल के लिए गोदाम। क्या होगा, माल के लिए गोदाम। ठीक है, माल के लिए गोदाम, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष है। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। तो ध्यान रखिएगा, माल के लिए गोदाम सही रूप इसका होगा ऑप्शन सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। अब देखिए, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ गलत है, कुछ सही है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, कि वह छत से नीचे गिर पड़ा, कि वह छत से नीचे को गिर पड़ा, कि वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये इसका क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकास की पहचान कीजिए। पंचों का कहा सिर माए, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, भविष्य की सोचें, सहज पके सब मीठा होए, पीता ताय विसार दे आगे की सुध ले। अब इसमें आपको क्या है, आपको पहले वाले को बी वाले से मिलाना है। कौन सा किससे
मिलान सही होगा। कौन सा मिलान होगा? तो भैया पंचों का कहा सिरमय, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, बिल्कुल पहला वाला ए से ही लगेगा। ठीक है, हमारी बिल्ली हम ही से आऊं, भविष्य की सोचे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये बी वाला हमारा मिल जाएगा किससे? दूसरा वाला मिल जाएगा डी से। और फिर क्या है, सहज पके सो मीठा होए, इसमें कौन सा भैया लगा दे? इसमें जो हमारा लगेगा, इसमें लगेगा हमारा सी वाले से, मतलब ये वाला आपका सही होगा। बीती ताहि विसार देव आगे की सुध ले, मतलब बीती बातों को भूल कर। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर अब देख लेते हैं क्या है, क्या सही होगा। ये किस ऑप्शन में ऐसा लिखा मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है ऑप्शन डी में दोस्तों। पहले का ए भी मैंने बताया, दूसरे का डी बताया, तीसरे का सी बताया और चौथे का बी बताया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये किससे मिलान होगा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सौर सॉरी अपनी असफलता पर खींचना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, आय के अनुसार खर्च, समय के बाद सहायता, इसमें कौन सा विकल्प किससे होगा? तो भैया गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जो होगा वो किससे सही होगा? ये होगा आपका पहला वाला लग जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति से। दूसरा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये किससे लगेगा? अपनी असफलता पर खींचना। फिर है का बरखा जब कृषि सुखाने, समय के बाद सहायता, और तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सौर, ये इससे हो जाएगा। तो देखिए पहले का बी, दूसरे का ए, फिर सी, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो ये देख लेते हैं ये किस जो है ऑप्शन में दिया गया है। इसमें दिया गया है आपको ऑप्शन सी में ये दिया गया, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।